हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं अमन इंदिरा क्लासेस में मैकेनिक्स की शुरुआत आईटी जेई और नीट के लिए। बोर्ड्स के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, इसका बहुत फ़ायदा होगा। लेक्चर सीरीज़ अच्छी है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट। ये सिर्फ जेई और नीट के लेवल का कंटेंट, नीट का भी नहीं है, जेई का ही है। तो नीट वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा अगर अपनी फ़िज़िक्स को लेवल अप करना चाहते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ रहेगी जिसमें हम मैकेनिक्स ख़त्म करेंगे और डिटेल में ख़त्म करेंगे। अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स होंगे, हाउ टू अप्रोच होगा, सब कुछ होगा। चलिए, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। हम लोग अमन इंदिरा क्लासेस में अक्सर मिलते रहते हैं और सॉल्यूशंस करते रहते हैं, अच्छे सवालों के अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखते रहते हैं। मैकेनिक्स में हम क्या करेंगे? मैकेनिक्स में हम लोग न्यूटन्स लॉज का चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ से बेसिक्स डेवलप होंगे कि फोर्स क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से फोर्स इक्वेशंस लिखी जाती हैं, स्टैटिक्स कैसे देखते हैं, डायनामिक्स कैसे देखते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही एक्सटेंशन है फ्रिक्शन। ये एक सिर्फ फोर्स है। ये फोर्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो पहले विदाउट फ्रिक्शन न्यूटन्स लॉज को पढ़ा जाएगा, बाद में यही न्यूटन्स लॉज फ्रिक्शन के साथ आ जाएंगे। तो ये दोनों चैप्टर न्यूटन्स लॉज और फ्रिक्शन एक्चुअली एक ही है, कुछ अलग नहीं है। जब फ्रिक्शन तक पढ़ लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलर मोशन आएगा। अगर आप डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा वेक्टर प्रिपेयर करके पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन विल बी वेरी इजी फॉर यू। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर। मुझे लगता है कि मैकेनिक्स का जो कोर है वो वर्क एनर्जी पावर में बसता है। आप पाएंगे कि थोड़ा बहुत फोर्स रिलेशन लिखना आता हो तो वर्क एनर्जी पावर से ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास चीज़ों को छोटा बनाता है। अच्छा क्यूट चैप्टर है, बट इन डेप्थ पढ़ोगे बड़ा पड़ेगा, लंबा चैप्टर है। और रोटेशनल सब जानते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट भी है और बड़ा भी है, बट एक्चुअली जब पढ़ोगे तो पता चलेगा रोटेशन की जितनी हाइप है कि ये इतना डिफिकल्ट है, एक्चुअली ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम, सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे 3D रोटेशन है। वो 3D रोटेशन ही एक ऐसा रोटेशन का पार्ट है जो एक्चुअली डिफिकल्ट पड़ता है। अदरवाइज कुछ खास रोटेशन में इतनी डिफिकल्टी नहीं है जितनी डिफिकल्टी इसकी बनाई गई है मार्केट में या बच्चे फील करते हैं। क्लासरूम में अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा हो और बच्चा ठीक से प्रैक्टिस कर रहा हो तो रोटेशन इज़ नॉट रियली डिफिकल्ट। हाँ, 3D रोटेशन में थोड़ा सा आता है, एज्यूम करना मुश्किल, इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट नाउ? कंस्ट्रेंट मोशंस हम लोग पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशंस, मोशंस ऑफ कनेक्टेड बॉडीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है ये। क्या है समझे? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अब बॉडीज एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकती हैं? पुली के थ्रू हो सकती हैं, स्ट्रिंग के थ्रू हो सकती हैं, एक वेज दूसरे वेज पे पड़ा हो सकता है, एक खिसकेगा दूसरा खिसकेगा साथ में, मतलब एक की वजह से दूसरे का मोशन हो रहा हो। बॉटम लाइन इसकी ये है कि एक की वजह से दूसरे का मोशन हो रहा हो। जब ऐसा दिखाई दे तो प्लीज़ कंस्ट्रेंट रिलेशंस का इस्तेमाल करें। और कई बार इनका इस्तेमाल ना करके भी सवाल लग जाते हैं जब कंस्ट्रेंट रिलेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं। पर कई बार जब स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इनका इस्तेमाल करने वाले सवाल आते हैं, तो अगर बच्चे ने पढ़ा नहीं है तो उसे समझ नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम्स लगेंगी कैसे। तो पहले यही ख़त्म कर लेते हैं, है ना। तो ये जो बॉटम लाइन मैंने लिखवाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक की वजह से दूसरे का मोशन हो रहा हो तो। ठीक, ये कंस्ट्रेंट रिलेशंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पहला, फर्स्ट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है भाई? सबसे पहले तो स्ट्रिंग समझो, धागा, रस्सी। पूरे न्यूटन्स लॉज में बच्चा स्ट्रिंग जो है उसे हम लोग कहेंगे आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग की दो बातें बहुत खास। पहला तो ये मासलेस होगी, दूसरा ये इनएक्सटेंसिबल होगी। मतलब ये कि अगर स्ट्रिंग एक बार टॉट हो गई, टाइट रस्सी, टॉट होने का मतलब टाइट रस्सी, टॉट होने के बाद आप इसे इधर खींचें और आप इसे इधर खींचें, इसमें जो टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, बट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल बी कांस्टेंट। ये इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है।
और मासलेस होने का मतलब है कि मास ऑफ स्ट्रिंग जो है वो उन ब्लॉक्स के कंपैरिजन में हाईली इग्नोरेबल होगा जिन ब्लॉक्स से रस्सी को बांधा गया। ठीक, ग्राम्स में इसका मास मान लो, बाकी सब किलोग्राम्स में मान लो, तो ऑब्वियसली 1000 गुने का डिफरेंस तुम्हें दिखाई दे जाएगा ऑर्डर में, तो तुम समझ जाओगे मासलेस है। दूसरी खास बात कि पूरे चैप्टर में एज्यूम किया जाएगा कि स्ट्रिंग टूट नहीं रही है, रस्सी ना टूटेगी। ये 3 बातें दिमाग में रखनी है कि रस्सी को तोड़ना नहीं है और रस्सी को एक्सटेंड नहीं कराना। ये जो इनएक्सटेंसिबल वाली बात है ना, इस बात से हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशंस को डेवलप करेंगे। देखो, मानो कि तुम्हारे पास ज़मीन, ठीक है, इस पर तुमने एक ब्लॉक रख दिया, एक और ब्लॉक रख दिया, इन ब्लॉक्स को एक रस्सी से बांध दिया। इस ब्लॉक का नाम है ए, इस ब्लॉक का नाम है बी, और तुमने इसे आगे खींचा और आगे खींचते हुए कहा कि इसकी वेलोसिटी लेट्स से v है, ब्लॉक की वेलोसिटी v है। तो किसी बच्चे ने कहा कि ब्लॉक्स कैसे हैं, तो सबने कहा कि ब्लॉक्स जो हैं वो तो रिजिड है। रिजिड होने का मतलब है, हम लोग पहले कर चुके हैं रिजिड वाली बात, सब लोग कर चुके हैं कि रिजिड का मतलब शेप और साइज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो अगर ब्लॉक v वेलोसिटी से चलता दिखाई दे रहा है तो ब्लॉक के अंदर का ये पॉइंट भी v वेलोसिटी से चलता दिखाई दे रहा है, तो ब्लॉक के अंदर का ये पॉइंट भी v वेलोसिटी से चलता दिखाई दे रहा है, तो रस्सी का ये पॉइंट भी v वेलोसिटी से चलता दिखाई दे रहा है, रस्सी का ये पॉइंट भी v वेलोसिटी से चलता दिखाई दे रहा है, रस्सी का ये पॉइंट भी v वेलोसिटी से चलता दिखाई दे रहा है। अरे ये पॉइंट तो a में कनेक्ट हो गया, तो लॉजिकली a भी v वेलोसिटी से चलता दिखाई दे रहा है। अगर मैंने तुम्हें ये चीज़ वेलोसिटी में ना समझा के एक्सेलरेशन में समझाई होती तो जहाँ जहाँ मैंने v लिखा है वहाँ वहाँ तुम a लिख देते। अगर मैंने यही चीज़ डिस्प्लेसमेंट में समझाई होती तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ तुम x लिख देते, एंड नथिंग एल्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए सेम कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है समझो, कि कंडीशन क्या बताई गई, क्या मजबूरी है रस्सी की, वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट ऑन स्ट्रिंग इज सेम along the string। मतलब स्ट्रिंग की वेलोसिटीज़ या स्ट्रिंग की वेलोसिटीज़ के वो कंपोनेंट्स जो कि स्ट्रिंग के अलोंग हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। स्ट्रिंग की वेलोसिटी या स्ट्रिंग की वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स जो स्ट्रिंग के अलोंग हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। ये तो अजीब सी बात हो गई? नहीं नहीं, सिंपल है, समझो। स्ट्रिंग के अलोंग सेम कैसे बोला, ध्यान से देखो। अगर ये बी वाला पॉइंट ना बेटा, ये बी पॉइंट तुम्हारा, ये जाता 10 मीटर पर सेकेंड से और ये ए वाला पॉइंट आगे जाता लेट से 8 मीटर पर सेकेंड से, तो कॉमन सेंस से तेज चल रहा है, ये धीमे चल रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में 10 मीटर होगा, इसका 8 ही मीटर होगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि रस्सी खिंच गई, लंबी हो गई? और लंबी होना तो हमने मना किया, कहा इनएक्सटेंसिबल है, लंबी हो नहीं सकती, तो ये बात गलत हो गई। अब तुम सोचो कि पीछे वाला तेज चल रहा है, 10 से चल रहा है और आगे वाला 8 से चल रहा है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि पीछे वाला तेज चल रहा है, इसको अप्रोच करने लग जाएगा, पास आ जाएगा? हाँ, उससे तो रस्सी ढीली हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। यार जब तुम आगे वाले को खींच के चला रहे हो और आगे वाले की वजह से पीछे वाला चल रहा है, तो पीछे वाला तेज कैसे चल सकता है? तो रस्सी स्लैक भी नहीं होनी। तो अगर रस्सी को स्लैक नहीं होना है और रस्सी इनएक्सटेंसिबल रहनी है, रस्सी टॉट है, तो कॉमन सेंस से वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग सेम रहेगी। ये अलॉन्ग द स्ट्रिंग वाली बात जो है ना बच्चा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भूलना नहीं कि अलॉन्ग द स्ट्रिंग सेम रहेगी। ये बहुत खास बात है कि वेलोसिटी या वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग निकलेगा वो सेम रहेगा। बेसिक एग्जांपल जो अभी हमने कराया उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी को देख लेते हैं। जैसे ये है, तो ये लिया हमने, इस पे एक ब्लॉक टांगा, ये ज़मीन पे एक ब्लॉक रखा, इसे एक रस्सी से बांध दिया, ब्लॉक्स के नाम रखे, नाम रखा ए, नाम रखा बी, इसे हमने आगे खींचा, लेट्स से कि 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। मास से हमें कोई मतलब नहीं है ना इस रिलेशन में, तो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए हमें फाइंड करना है। तो हमने कहा यार ये जो एक्सेलरेशन दिया है
ये दिया तो एक्चुअली स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही है, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 10 का ही आ रहा है, तो फिर ए पॉइंट से जुड़ी स्ट्रिंग वो भी 10, तो ए का एक्सेलरेशन भी कितना 10। तो आंसर कितना आया? आंसर आया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, राइट वर्ड्स, राइट की तरफ आ रहा है। क्या ये मुश्किल काम है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। समझो बात को। सवाल टफ तब होगा जब इसमें ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करे जाएंगे जहाँ पर अलॉन्ग द स्ट्रिंग वेलोसिटी नहीं होगी। एग्जाम्पल और देता हूँ जो कि ईजी है ना। ये यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक हंग है। कहा जा रहा है कि ये ए है और ये बी है। ए नीचे की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एट दिस टाइम वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी ये मुझे बताओ। तो हमने कहा देखो बिल्कुल ईजी है, इसमें टफ कुछ नहीं है। क्या ये ए 5 से नीचे आ रहा है, तो ए से जुड़ा हुआ कॉन्टैक्ट पॉइंट रस्सी का 5 से नीचे आ रहा है, तो नेचुरली ये भी 5 से नीचे आ रहा है। अलॉन्ग द स्ट्रिंग सेम 5 से, और ये घूम कर रस्सी तो एक ही है और रस्सी ही तो चल रही, पुली तो घूम नहीं रही, तो ये आगे आ रहा है 5 से, तो ये आगे आ रहा है 5 से। अलॉन्ग द स्ट्रिंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी। टेढ़ी मेढ़ी मत करना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मत देखना, हमेशा देखना अलॉन्ग द स्ट्रिंग। तो ये रस्सी तो ब्लॉक बी पर जुड़ गई है, तो इसकी रफ्तार भी कितनी आ गई है? वही 5 मीटर पर सेकेंड। बस ए वर्टिकल डाउनवर्ड जा रहा था, बी राइटवर्ड जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि कंस्ट्रेंट लगाते वक्त आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और टेढ़ा मेढ़ा मत देखें हमेशा अलॉन्ग द स्ट्रिंग वाली बात। ठीक है, चलो एक और सवाल कराते हैं, इसी में देखना। ये ना हमारी जो पुली है ये फिक्स्ड है, ये जो मैंने बनाया है इसे छत कहते हैं, और छत पे पुली बंधी हुई है। इस बात पे आपको गौर करना पड़ेगा कि छत पे पुली बंधी है। अब हमने कहा ये ए ये बी, पुली जो है एट रेस्ट है, यानी कि फिक्स्ड पुली है। और फिक्स्ड आपको कैसे पता है? फिक्स्ड ऐसे पता है बेटा कि ये जो छत है हमारी, इस छत पे पुली बंधी हुई है। अब छत पे बंधी, छत तो भाग नहीं रही, तो पुली भी रेस्ट पर ही है। तो अगर ये आदमी, सवाल में दिया गया है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तो ये रस्सी का पॉइंट बी पे बंधा है, तो ये भी 2 से नीचे आ रहा है, तो ये भी 2 से नीचे आ रहा है, तो ये भी 2 से नीचे आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलॉन्ग द स्ट्रिंग सेम रहेगी। बी से बंधा है रस्सी, इस वजह से जो कॉन्टैक्ट में पॉइंट है, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में है बी के, तो इस कॉन्टैक्ट के पॉइंट की खास बात ये, इसे बी के बराबर ही चलना पड़ेगा, वरना तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, जो हो नहीं रहा, तो इसे मजबूरी में 2 से चलना पड़ेगा। अब कंस्ट्रेंट जिंदा हो गया, उसने कहा अगर तुम 2 से चलोगे तो हम भी 2 से चलेंगे और हम भी 2 से चलेंगे। यही रस्सी तो गोल गोल घूम रही है, तो तुमको नजर आएगा कि ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, ये भी 2 से ऊपर जा रहा होगा, ये भी 2 से ऊपर जा रहा होगा, ये भी 2 से। तो एक की जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सर बिल्कुल लॉजिकल है, नेचुरल है, इसमें क्या टफ है? कुछ टफ नहीं है, बस इसकी आदत डालो, आदत डालना ज़रूरी है। डोंट वरी। सवाल देखो, अब ये थोड़ा ठीक सवाल है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत कुछ समझाता है कंस्ट्रेंट रिलेशंस के बारे में। यहाँ एक पुली है, ये ब्लॉक से बंधी होगी, ये ए है, ये बी है। आज की तारीख में जो कंडीशन दी गई है, यहाँ का एंगल 37 डिग्री है। डिस्क्लेमर, साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहा जाएगा कि ये ए को आगे हॉरिजॉन्टल खींचा गया 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर कहा गया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। क्वेश्चन बेटा ये है, तो मैंने कहा यार ए अगर चल रहा है तो बी चल क्यों रहा है आखिर? बी के चलने की वजह बताओ। तो तुमने कहा देखो सर, ए आगे चला तो रस्सी बंधी है ए से, तो रस्सी भी आगे चलेगी। अब जब सर रस्सी आगे चलेगी तो रस्सी तो बी से भी बंधी, तो बी भी आगे भागेगा।
लेकिन तुम ये जानते हो ये ब्लॉक ऊपर राइज तब होगा जब ये रस्सी यहाँ वर्टिकल हो जाएगी, उसके बाद ही उठना चालू होगा। उससे पहले पहले ये जो हमारा बी वाला ब्लॉक है ये आगे ही जाने वाला है। सबने कहा बात सही, हॉरिजॉन्टल जाएगा। और ये इसकी रियल वेलोसिटी है। तुमने कहा कि सर कंस्ट्रेंट ये था जब दो ब्लॉक एक दूसरे के साथ बंधे हुए चल रहे हों कि रस्सी के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट आगे 10 से जा रहा है, तो ये पॉइंट आगे 10 से जा रहा है, तो ये पॉइंट आगे 10 से जा रहा है। अलॉन्ग द स्ट्रिंग सोचना, टेढ़ा मेढ़ा मत भागना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत सोचना, अलॉन्ग द स्ट्रिंग सोचना। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब बी की रियल वेलोसिटी वीबी है, ठीक है, और अलॉन्ग द स्ट्रिंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि उसकी रियल वेलोसिटी का, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग द स्ट्रिंग मिलेगा। बोलो नहीं आया? रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग द स्ट्रिंग मिलेगा। हमने कहा अच्छी बात है, मिलेगा, क्या दिक्कत है। तो एक काम करो, रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट करो अलॉन्ग द स्ट्रिंग, तो ये एंगल 37 है, और v का कंपोनेंट इधर बनाओगे ये, तो ये बनेगा वी बी कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू वी बी, थीटा की वैल्यू 37 है, कॉस 37। पर तुम तो ये जानते हो कि अलॉन्ग द स्ट्रिंग तो वेलोसिटी गिवन है सवाल में, वो हमने कंस्ट्रेंट से निकाल रखी है कि सर वो तो 10 मीटर है पर सेकेंड। तो cos 37 की वैल्यू हमने लिखी है 4/5 इक्वल टू 10। यहाँ से जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि Vb की वैल्यू आ गई है 50/4 मीटर पर सेकेंड, 12.25 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। तो खींचा गया 10 से, B चला 10 से ज़्यादा से, ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ये बताइए मुझको कि आपको ये कैसे पता कि Vb का ही कंपोनेंट होगा और Vb का कंपोनेंट करके वो 10 के बराबर आएगा। हाउ डू यू रियली नो? जैसे यहाँ पर सवाल में समझना, हमने Vb का कंपोनेंट करके 10 के बराबर कर दिया। बच्चा कहता है 10 का कंपोनेंट करके Vb के बराबर क्यों नहीं किया तुमने? तो उसका प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ है ना, वो हम लोग देख लेते हैं। ऑल्दो उसकी बहुत ज़रूरत नहीं होती है, आई यूज़ टू अवॉइड इट, कि इसके पीछे मत पढ़ो। मैंने बच्चों को हमेशा ऐसा याद कराने की कोशिश की है कि प्लीज़ मेक श्योर कि रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट किया जाता है, ठीक है ना। रियल वेलोसिटी का ब्लॉक कहाँ सच में जा रहा है उसका कंपोनेंट करना है। खैर फिलहाल इसको x बोल दो, इसे y बोल दो, और ये रस्सी की लंबाई है जिसे तुम l कह रहे हो। तो पाइथागोरस लगाओगे तो यू विल गेट L² इक्वल टू x² प्लस y², जहाँ पे y कांस्टेंट है, क्योंकि यार ज़मीन और फ्लोर जो ऊपर वाला है इसकी हाइट का डिफरेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना तुम्हारे ब्लॉक के चलने से। ब्लॉक चलेगा तो ब्लॉक आगे जाएगा, तो ये जो दूरी है ये बदलेगी। तो फिर कॉमन सेंस से रस्सी ऐसी होती जाएगी, तो रस्सी की लंबाई भी बदलती जाएगी। L और x वेरिएबल है, मैंने कहा टाइम के साथ इन्हें डिफ्रेंशिएट करो, तो तुम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करो तो लिखोगे d/dt ऑफ L², d/dt ऑफ x², d/dt ऑफ y²। क्या क्लियर है? हाँ। अब ध्यान से देखना इसको, जब तुम इसे ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि यार ये तो चेन रूल का कमाल आ गया है, क्योंकि यहाँ L लिखा है, यहाँ T है, यहाँ x लिखा है, यहाँ T है, यहाँ y लिखा है, यहाँ T। तो तब तक तमाशा करते रहो जब तक फाइनल डेरिवेटिव ना आ जाए। चेन रूल लगाओ, तो चेन रूल लगाओ तो 2L dL/dt डेरिवेटिव आया, 2x dx/dt डेरिवेटिव आया, और इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा बिकॉज y इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट के स्क्वायर को भी कांस्टेंट ही कहना पड़ेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव डेफिनेटली 0 होने जा रहा है। मैं 2 से 2 को मार दूं, अगर मैं यहाँ दो शब्द लिखता हूँ dL/dt, तो तुम कहोगे ये चीज़ जो है ये एग्जैक्टली रस्सी की लंबाई में आने वाला रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का मतलब रस्सी की लंबाई जो चेंज हो रही है वो किस रेट से हो रही है, और रेट से चेंज होने का मतलब है कि तो वेलोसिटी है। तो रस्सी की लंबाई के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है ये उसकी बात कर रहा है, यही तो 10 है। फिर मैं कहूँ कि यार dx/dt क्या है, तो ये तो x के चेंज होने का रेट है। तो x के चेंज होने का रेट है का मतलब ये है कि b आगे बढ़ रहा है ब्लॉक, और ब्लॉक आगे जा रहा है किसी रेट से, तो वो तो x के अलॉन्ग वेलोसिटी है। अरे वो तो b की वेलोसिटी है, b आगे चलेगा तभी तो x बदलेगा। हाँ, तो बस ये वैल्यू यहाँ डाल दो, L × 10
और x इंटू वी बी। तो हमने कहा यार वी बी इंटू एक्स बाय एल बराबर 10 है। इस ट्राइंगल को मैं अगर गौर से देख रहा हूँ, ये ट्राइंगल, ठीक, ट्राइंगल को देखो और cos 37 का ज़रा मुझे इस्तेमाल करके बताओ। क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपो, बेस x दिखाई दे रहा है, हाइपो l दिखाई दे रहा है, जस्ट यहाँ पुट कर दो। यू विल डेफिनेटली गेट वी बी cos 37 इक्वल टू 10। प्रूव होता है कि वी बी का कंपोनेंट करने पे 10 आएगा, 10 का कंपोनेंट करने पे वी बी नहीं आएगा। प्योर मैथमेटिक्स है ना, बेसिक काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं। पर बार बार ये डिफरेंशिएशन करना लंबे स्टेप से, मैं कह रहा हूँ बार बार, जहाँ रियल ब्लॉक जा रहा हो, रियल वेलोसिटी हो, उस वेलोसिटी का कंपोनेंट करना होगा आपको स्ट्रिंग के अलोंग। याद रखना, मैंने कहीं लिखा है रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा स्ट्रिंग के अलोंग, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको हल्का स्टेटमेंट मत समझना बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्पेशली फॉर कंस्ट्रेंट मोशन, इसे भूलना नहीं। चलिए नया सवाल करते हैं। नया सवाल ये है कि आपके पास एक बढ़िया सी छत है जो फिक्स्ड है। इस छत से हमने एक पुली टांग रखी है और इससे एक ब्लॉक वर्टिकली हैंग कर दिया है और एक स्ट्रिंग ऐसे भी रख इसमें बांध दी है, देखिए, ठीक है, और एक ब्लॉक इस स्ट्रिंग से बांध दिया है। तिरछा कैसे रख सकते हो तुम? तिरछा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके नीचे ज़मीन है ना, फ्लोर बनाना है वहाँ पे अभी। और ये रहा, बच्चा कहेगा हरा हरा क्या है? तो जो तुम किताबों में बच्चा वो डैश 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 देखते हो ना, ये वही चीज़ बेटा तुम्हारे लिए हम बना दे रहे हैं। तो वो जो गाढ़ा सा दिख रहा है वो बेसिकली ठोस ज़मीन के बारे में बात कर रहा है कि इस ज़मीन का हिलना डुलना बैन है। और ये भी इसने बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बन रहा है, लेट्स से 37 डिग्री। ठीक बात है। कहा गया कि अगर इसे किसी v1 वेलोसिटी से भगाया गया अलोंग द फ्लोर, और कॉमन सेंस से फ्लोर के अलोंग ही भाग सकता है ना, उसमें भी ये बात गिवन होनी ज़रूरी नहीं थी। तो रस्सी से तो दोनों ब्लॉक बंधे हैं, आप देख पा रहे हैं, ए और बी टैंग 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 रस्सी से बंधे। तो जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो यहाँ की रस्सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे होती चली जाएगी, और जब ये थोड़ी देर आगे और यहाँ आगे और यहाँ आगे तो लेंथ बढ़ रही है, तो यहाँ की लेंथ को घटना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसे ऊपर जाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकाला जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है। एक बात कॉमन सेंस से सोचो, जो वेलोसिटी बी की होगी वही स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी और वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो बी ब्लॉक पे जुड़ा हुआ है और कांटेक्ट वाले पॉइंट पे बी और स्ट्रिंग की वेलोसिटी सेम हो गई, सेम डायरेक्शन में हो गई, जिसके कारण से तुमने ये सोचा कि अगर बी ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग भी ऊपर जा रही वी बी से, और अगर स्ट्रिंग का एक पॉइंट ऊपर वी बी से जा रहा है तो स्ट्रिंग के सारे पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहने वाली है, अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहने वाली है, अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहने वाली है। ये रहा आखिरी पॉइंट जो ए से कनेक्टेड था, उसमें भी अलोंग द स्ट्रिंग वी बी लिख दिया हमने। ये एंगल 37 है तो वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल सोचोगे बच्चा वो भी 37 मिलेगा। तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को अलग से ड्रॉ करके तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि यू हैव सम ब्लॉक, एक स्ट्रिंग है, लेट्स से वो ऐसे है, और यू हैव सम एंगल ऑफ 37 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे आ रही है वी बी अलॉन्ग द स्ट्रिंग, द वेलोसिटी वुड बी सेम इन सेम डायरेक्शन ऑल्सो, और ये v1 है तो ये वर्टिकली एंगल ये है, ये ब्लॉक है ए की रियल वेलोसिटी कौन सी है? सर रियल वेलोसिटी तो v1 है, तो रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग कर दो तो वो आ जाएगा v1 cos 37, और यही वैल्यू तो vb के बराबर होगी। डू वी गेट vb? यस सर, ऑफ कोर्स, इजी, समझे बात? जी हाँ बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे v1 की जगह कोई वैल्यू दे रखी होती है, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और सो, तो तुम ये v1 की जगह वैल्यू प्लेस करते, vb की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती नंबर्स में, है ना, मुश्किल नहीं है। चलो एक और सवाल करते हैं कंस्ट्रेंट का।
ये रहा आपके पास छत है, पुली नहीं चलेगी, पुली फिक्स्ड है। तो पुली क्यों नहीं चल रही है? जब चलेगी तो वो भी सिखानी पड़ेगी, तो इसलिए क्योंकि अभी सिखाई नहीं है, स्ट्रिंग से शुरू कर रहे हैं, तो वो बाद में चलाएंगे, फिक्स पुली है। यहाँ से हमने एक ब्लॉक को बांधा हुआ है और यहाँ से एक और ब्लॉक को बांधा हुआ है, और फिर कोई ज़मीन है जो इन दोनों की कॉमन है। इस ज़मीन के नीचे तुमको ये पट्टी दिखाई दे रही है, और पट्टी यू नो कि कुछ और नहीं है, ये फिक्स्ड ज़मीन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ तुम पाओगे कि एंगल हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री दे रखा है, यहाँ तुम पाओगे कि हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री दे रखा है। इसे ए कह रहे हैं, इसे बी कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को किसी वेलोसिटी v1 से अलोंग द फ्लोर ले जाया जा रहा है, तो बी की वेलोसिटी बतानी है। सवाल को समझ लें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब दो ब्लॉक एक दूसरे के साथ बंधे हुए चलते हैं तो कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करना होता है। जब ये आगे जाएगा, ए आगे जा रहा है, तो रस्सी थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी। कॉमन सेंस से ये आगे जा रहा है, बंधा हुआ है, तो रस्सी तो खींचेगी। तो यहाँ देखो रस्सी और लंबी होती जा रही है, तो यहाँ छोटी होगी, तो कॉमन सेंस से बी को आगे आना पड़ेगा। हम लोग ये कर चुके हैं कि बी वाला जो है वो तभी ऊपर उठेगा जब रस्सी वर्टिकल हो जाएगी, तो फिलहाल वर्टिकल नहीं है, तो बी को कहाँ ले जाओगे भैया? आगे। ये रफ्तार रही वी बी। हमने सीखा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट इज सेम। हर पॉइंट की वेलोसिटी बच्चा सेम रहेगी, चाहे तुम कुछ कर लो। लेकिन इंपॉर्टेंट शब्द इसमें ये था जो हम लोग मिस करते हैं, वो है अलोंग द स्ट्रिंग। रस्सी के अलोंग सोचना जरूरी है। अगर तुम वो नहीं सोच रहे हो तो मानकर चलना तुम पाप कर रहे हो। अलोंग द स्ट्रिंग तो बेटा सोचना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, अलोंग द स्ट्रिंग सोचना पड़ेगा? हाँ। क्या कोई वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग दी है? जवाब है नहीं, कोई वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग नहीं दी है। जब कोई भी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग बच्चा ना दी हो, तो सबसे पहले आपका धर्म है कि सारी वेलोसिटीज़ के अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट्स निकालिए। जब आप ये निकाल लेंगे तो आप मानेंगे कि बात बन गई। देखिए ये 37 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 37 है, तो इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट आएगा v1 cos 37। हमने कहा बढ़िया, ये वेलोसिटी कहाँ आ रही है? ये आ रही है अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक, इसका कंपोनेंट बनाइए, इस तरफ आएगा वीबी का, तो ये आएगा वीबी cos 53। बस आपको करना क्या, सारे ब्लॉक्स की वो वेलोसिटी निकालनी है या वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है जो कि अलोंग द स्ट्रिंग। तो फिर अलोंग द स्ट्रिंग वाले तो सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि v1 cos 37 की वैल्यू vb cos 53 के बराबर हो गई। तो vb बराबर v1 cos 37 बाय cos 53, दैट इज इक्वल टू v1 cot 37, और ये वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा, डोंट वरी। बाकी कंस्ट्रेंट रिलेशंस कैसे यूज़ किया है उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है ना। तो ये रहा बेसिक कंस्ट्रेंट रिलेशंस का कमाल। कमाल क्या है बेटा? बात यह है कि अगर आपको सच में इस बात का आइडिया हो कि यूज़ क्या और कैसे करना है तब तो ठीक है, और अगर आपको इस बात का आइडिया नहीं है तो मान कर चलना कि ये सवाल लगते नहीं, अच्छे से नहीं लगते हैं। अगर ये पता ना हो, बच्चा अच्छा है क्योंकि जानकारी नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। कॉन्सेप्ट इतना सही है कि रस्सी की जो लंबाई है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमने गला कर, शॉर्ट करके, मेल्ट करके आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ये बात लिख दी कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट्स सेम रहते हैं, है ना। रियल कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is
अ बिग कांस्टेंट। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर ये बात समझ में आती है तो इसे देखते रहिए, है ना। एक बार रिपीट कर लीजिए इसे। व्हेन यू रिपीट इट तो तुम्हें समझ में आएगा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गई। द न्यू थिंग इज पुली कंस्ट्रेंट। तो हम अब इसके बाद पुली पर आएंगे। एक दो तरह से पढ़ाएंगे, जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा कोशिश करना उसी तरह से उसे देखना। बाद में टेंशन ट्रिक एक्सेट्रा सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। और उससे चीज़ें आसान और छोटी हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने में तुम्हें आसानी होगी, है ना। तो पुली कंस्ट्रेंट के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी इसे देखिए और एक बार रिपीट करके देखिए। प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाइए। डेफिनेटली पूरी मैकेनिक्स आपको मज़ा दिला देगी, फॉर जेई स्पेशली मज़ा आ जाएगा देखकर। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में।